नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये सच्चाई है कि आज की जो राजनीति है, सियासत है, वो बाबा साहब के, भीमराव अंबेडकर के इर्द गिर्द घूम रही है। वो चाहे बीजेपी हो, मोदी जी हो, वो चाहे बाकी पार्टियां हो, सारी की सारी पार्टियां, राजनीतिक दल बाबा साहब के चरणों में, क्योंकि सबको वोट चाहिए अपनी झोली में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा साहब की फैमिली, बाबा साहब का परिवार, इमीडिएट फैमिली, वो क्या सोचती है इन पार्टियों के बारे में, मोदी के बारे में, शाह के बारे में, बीजेपी के बारे में, दलित राजनीति के बारे में, या फिर बिहार में जो कुछ हो रहा है चुनाव में उसके बारे में। और सबसे बड़ा सवाल, गोदी मीडिया बाबा साहब की जो इमीडिएट फैमिली है उनकी बात क्यों नहीं आपके आगे रखती है। अब आज एक विस्फोटक इंटरव्यू में मैं बाबा साहब की जो इमीडिएट फैमिली है, उनके जो सगे पोते हैं, पौत्र हैं, ग्रैंडसन, प्रकाश अंबेडकर, इस दौर के आप कह सकते हैं सबसे बड़े दलित थिंकर, पॉलिटिकल थिंकर, आज उनका एक बहुत ही विस्फोटक इंटरव्यू आपके सामने रख रहा हूं। और उनकी हर लाइन, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपको चौंका देगी। प्रकाश अंबेडकर मोदी के बारे में क्या कहते हैं, क्या उनकी सोच है, वो राहुल गांधी के बारे में क्या कहते हैं, मायावती के बारे में क्या कहते हैं, तेजस्वी के बारे में क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस को जिस तरह से जूता फेंका गया उसके बारे में उनकी क्या सोच है, पाकिस्तान क्या करने जा रहा है उसके बारे में क्या सोच है, सरकार के बारे में क्या। हर लाइन मैं दोहरा रहा हूं, चौंकाने वाली है। अब प्रकाश अंबेडकर जो बाबा साहब के ग्रैंडसन हैं, सगे पोते हैं, 3 बार के सांसद भी रहे। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि वो 3 बार, पिछले कुछ महीनों में 3 बार उन्होंने बिहार का व्यापक दौरा किया। और उन्होंने मुझसे कहा, और निसंकोच कहा, पहली बार अंबेडकर की फैमिली ने कहा कि बिहार में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, मोदी के खिलाफ माहौल है, और खासकर उनकी जो दलित और एंटी पिछड़ा जो उनकी पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ मैंडेट जाएगा। और वो ये भी कहते हैं, और बाबा साहब के पौत्र ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि 14 नवंबर के बाद कुछ इस तरह के समीकरण बने कि पाला ही बदल जाए, एक नया समीकरण सामने आए। बीजेपी के खिलाफ होने के बावजूद भी, अच्छा, आपको लगता है कि बिहार में बीजेपी के खिलाफ माहौल है? बिहार में बीजेपी के खिलाफ माहौल है, लेकिन उस तरीके का माहौल वो बना नहीं रहे हैं। अपोजिशन जो है उस तरीके का माहौल नहीं बना रही है। और मुझे ये भी जानकर आश्चर्य हुआ कि प्रकाश अंबेडकर जब बचपन में अपने पिताजी के साथ, यानी यशवंत जी के साथ, जो भीमराव अंबेडकर के बेटे थे यशवंत अंबेडकर, उनके साथ जब रहते थे तो वहीं उनकी जान पहचान या मुलाकात वाजपेयी से हुई। वो वाजपेयी को बचपन से जानते थे, जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी को। और वाजपेयी ने उनको ऑफर भी दिया था कि आइए हमारी सरकार में शामिल हुई है, जब वाजपेयी ने पहली बार शपथ ली। लेकिन मोदी के बारे में जब मैंने उनको सुना तो मैं वाकई चौंक गया। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि मोदी के अंदर ईगो है, मोदी के अंदर अहंकार है, और ये अहंकार ही मोदी सरकार को ले डूबेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ताज्जुब मत करिएगा कि जिस तरह से दुनिया की सियासत बदल रही है, ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान 2.5-3 महीने के बाद फिर से हमला करते हैं। आप मान लीजिए 2-2.5 महीने में, 3 महीने में पाकिस्तान दोबारा अगर अटैक करता है तो डोंट बी सरप्राइज। ये इसी एक ही वजह से हुआ है कि मोदी का ईगो एंड नेशन सिक्योरिटी, ये दोनों क्लैश हो रहे हैं। इस इंटरव्यू में मैंने ये भी जाना कि काशीराम से, यानी बहुजन समाज पार्टी के जो फाउंडर थे काशीराम और प्रकाश अंबेडकर में गहरे ताल्लुकात थे, गहरी दोस्ती थी। वो सलाह भी देते थे, काशीराम ने कुछ सलाह भी उनकी मानी। लेकिन जो बात प्रकाश अंबेडकर ने मायावती के बारे में की वो बड़ी चौंकाने वाली है। प्रकाश अंबेडकर ने माना कि मायावती कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में, प्रेशर में है, और उनकी हाल की जो बड़ी रैली है जिसने तहलका मचा दिया उत्तर प्रदेश की राजनीति में, इसका लिंक कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ है। मायावती बहन जी जो हैं वो बीजेपी के दबाव में है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बड़ी तारीफ करी। क्या बीजेपी के प्रेशर में है बहन जी? और क्या वो मतलब कहीं ना कहीं उनको भी ईडी और सीबीआई का डर सताता है? मायावती और उनके भाई दोनों की जो केसेस है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है, तो प्रेशराइज कहीं ना कहीं तो भी है। प्रकाश अंबेडकर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी जो हैं व्यक्तिगत तौर पे अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके सलाहकार ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो सलाहकार हैं ये राहुल गांधी के हैं या किसी और के हैं, ये भी कहा। अब हर लाइन में दोस्तों, हर लाइन में प्रकाश अंबेडकर की
कोई ना कोई चौंकाने वाला खुलासा है। और मैं सारे राज आपके सामने खोल नहीं जा रहा हूँ, आपको इंटरव्यू देखना पड़ेगा। विस्फोटक इंटरव्यू है। एक जीनियस, एक पॉलिटिकल थिंकर जो फॉरेन अफेयर्स, पॉलिटिक्स, देश की पॉलिटिक्स, 3 बार का सांसद और BR अंबेडकर का जो सगा पोता है, आप उसको एक बार सुनिए। कहीं ना कहीं मोदी से लेकर राहुल गांधी और बिहार से लेकर देश की राजनीति के बारे में आपको जानकारी भीतर की मिलेगी। अब यूँ तो प्रकाश अंबेडकर मराठी बहुत अच्छी बोलते हैं, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन इस इंटरव्यू में अच्छी हिंदी भी बोल रहे हैं। उनको सुनिएगा। शुरू में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं जिन पर अदालत में जूता फेंका गया था, फिर थोड़ी सी दलित राजनीति पे बात है। लेकिन जैसे जैसे ये इंटरव्यू बढ़ेगा, प्रकाश अंबेडकर मोदी, बीजेपी, बिहार चुनाव क्या होने जा रहा है और राहुल गांधी, मायावती हर मुद्दे पर, हर इशू पर बोलेंगे और उनकी हर लाइन में कहीं ना कहीं बड़ी खबर है। अंबेडकर साहब, क्योंकि आप बाबा साहब के परिवार से आते हैं और जहाँ तक शिक्षा की बात है, मुझे लगता है कि जितना पढ़े लिखे आप हैं, आज की तारीख में बहुत कम लोग हैं इतना पढ़े लिखे। और राजनीति भी आप समझते हैं, समाज को भी आप समझते हैं, सरकार को भी समझते हैं, चुनाव को भी समझते हैं। मेरा सवाल बड़ा बुनियादी है कि जब चीफ जस्टिस गवई साहब जो दलित समाज से आते हैं, देश के सबसे बड़े जज, उन पर जूता फेंका गया तो बीजेपी कई घंटों तक चुप रही और मोदी जी को भी 8-9 घंटे लग गए प्रतिक्रिया देने में। तो बीजेपी एक तरफ तो दलितों की बात करती है, जब कोई घटना होती है तो बैकफुट पे चली जाती है। ये समझ नहीं आ रहा, क्या ये लिप सर्विस है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है बाबा साहब के नाम पे, आपके ग्रैंडफादर के नाम पे? इस वक्त देश में सिर्फ उनके नाम पर राजनीति हो रही है, लिप सर्विस। ये लिप सर्विस तो है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि वी दी नेशन एंड दी ब्रदरहुड, ये जो इनकी बाइबल है RSS और बीजेपी की, उसके पिछले 10 पन्ने अगर किसी ने पढ़ लिया तो आपको इनका जो रवैया है कि लेट रिएक्शन करने का, ये पता चलेगा। जब घटना होती है तो लेट लतीफ की तरह इनका रिएक्शन होता है, क्योंकि इनको जो अपना सनातन वर्ग जो है, उस सनातन वर्ग को ये दिखाना है कि भैया वोट बैंक देखते हैं, इस घटना को हम लोग समर्थन करते हैं। और बाद में पब्लिक वॉइस जब रहती है तब जाके ये रिएक्ट होते हैं कि नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ है करके। लेकिन जब आप प्रकाश अंबेडकर जी, जब आप देखते हैं कि आपके ग्रैंडफादर को लेकर मोदी जी झुके जा रहे हैं, उसके बाद पता चला कि अमित शाह भी झुके जा रहे हैं कि साहब बाबा साहब, माला भी डाली जा रही है, ये सब भी हो रहा है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं हो रहा। क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में वोट जो है वो बाबा साहब से भी बड़ा हो गया है? आपकी बात ये सही है कि उन्होंने वोट बैंक से जुड़ा हुआ है, ये बात सही है। लेकिन दूसरी बात हकीकत ये है कि इस देश की जो रचना है, नींव है, उसके बारे में जो बाबा साहब ने टिप्पणी कही थी, आज उसका कहीं ना कहीं तो भी नतीजा दिखाई देता है। जिस बात को बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, संविधान असेंबली में जो रखा था कि आने वाले समय में आप पे तलवार नहीं चलने वाली है, लेकिन एक दूसरे की इकोनॉमी, आर्थिक व्यवस्था आप किस ढंग से कब्जे में लोगे, उस पर राजनीति यहाँ पर चलेगी जी। अब जो है इनको उस बात का एहसास हुआ है कि बाबा साहब के अलावा ये बात देश में किसी ने नहीं की है। एक चीज और प्रकाश साहब मैं पूछना चाहूंगा, मुझे लगा कि आपसे बेहतर कौन बता सकता है और आपसे ज्यादा हिम्मत कौन कर सकता है। अभी हमने देखा एक बहुत बड़ी रैली हुई और अचानक मायावती जी ने इतनी बड़ी रैली कर दी लखनऊ में कि लोगों ने कहा ये तो फिर से बहुजन समाज पार्टी का रिवाइवल हो रहा है। कुछ ने ये कहा कि भाई इसके पीछे बीजेपी है। और जब हमने मायावती जी की स्पीच सुनी तो उसमें अखिलेश की तो आलोचना है, उसमें पीडीए की तो आलोचना है, उसमें राहुल गांधी की तो आलोचना है, लेकिन योगी जी की तारीफ है। तो क्या आपको लगता है ये वो मायावती नहीं रही जो काशीराम सोचते थे, जो बहुजन समाज पार्टी है ये काशीराम वाली बीएसपी नहीं रही? क्योंकि आपसे बेहतर कौन बताएगा सर। कि कांशीराम बीमार होने के बाद एक तरफ से कहिए कि बीएसपी जो है वो पैरालिटिकल पार्टी हो गई, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि कांशीराम जी के पास अपना खुद का एक विजन था, सही है गलत वो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। आम आदमी को जगाने के लिए उन्होंने जो स्लोगन ले आए, तिलक तराजू, बाबा साहब की जो बात थी कि
political power will change the situation in this country and लोगों के अंदर, तो उसका उन्होंने एक्सपेरिमेंट बीएसपी के साथ करना शुरुआत का। मैंने उस वक्त कांग्रेस वालों के साथ, कांग्रेस वालों को, कई कांग्रेस वालों से के साथ कहा था कि आप इस मौके को मत जाने दीजिए, क्योंकि ही विल वॉक ओवर टू बीजेपी। आप अगर नहीं छोड़ रहे हो तो ही विल वॉक ओवर टू बीजेपी। और वही हुआ कि बीएसपी और बीजेपी का समझौता वहां पर हो गया। लेकिन वो जो विजन है, वो विजन मायावती के पास नहीं है, जो काशीराम के पास है, जो कांशीराम के पास था। आप कभी काशीराम जी से मिले, कभी मायावती जी से मिले, कभी मुलाकात हुई आपकी? से कई बार मिल चुका हूँ। किनसे? और कई बार, क्योंकि वो मेरे साथ में हाउस में थे, काशीराम, कांशीराम, क्योंकि मैं 1990 से मैं पार्लियामेंट में हूँ जी, 2005 तक जी। तो कई बार मायावती से भी मुलाकात हुई, इनसे भी मुलाकात हुई, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन कांशीराम ने एक बात हमारी सुनी नहीं, और वो मैं उनसे हमेशा कहता रहा कि भैया मैं बचपन से राजनीति देखते आ रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसी है, क्योंकि मेरे पिताजी पंजाब में 1990 में गुरदासपुर से इलेक्शन लड़े थे, और 4000 वोट से वहां से वो हार गए। दोनों जगह BR अम्बेडकर साहब के बेटे और आपके पिताजी? हाँ, मेरे पिताजी। तो वो दोनों जगह लड़ रहे थे, एक अहमदनगर से लड़ रहे थे और वहां से लड़ रहे थे। तो एक जगह से 2500 से हारे, और दूसरे और पंजाब में जो 4000 से हारे, क्योंकि वहां के लोगों को कहा कि वहां जीत रहे, और यहाँ के लोगों को कहा कि वहां जीत रहे। तो इसलिए वो अलग बात है। मैंने उनसे एक बात कही कि यूपी का जो व्यक्ति है, वो बाहर के व्यक्ति को जब तक मानता है तब तक उसका कोई आदमी नहीं हो जी। और मैंने कहा आप मायावती को जिस तरह से आप डेवलप कर रहे हो, और मैंने कहा जिस दिन मायावती को आप सत्ता में बैठाओगे तो मायावती विल ओवरटेक यू। यूपी का मास जो है वो मायावती को ज्यादा वजूद देगा और आपसे कम देगा। इसलिए आप जो है वो पंजाब में कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि दैट इज योर होम स्टेट। यूपी की जो वंचित वर्ग जो है, ये वंचित वर्ग अपने ही राज्य की, अगर अपने राज्य के लोगों की लीडरशिप अगर उभरती है और उभरी है तो उसके साथ में वो जुड़ते हैं। और वही कांशीराम के साथ हुआ कि मास जो है वो मायावती के साथ में गया, कांशीराम के साथ में कम गया। अब जो है मायावती उसी को ही आगे ले आने की बात कर रही है। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में एक वैक्यूम है, अभी भी है, मैं कह रहा हूं। दूसरा कोई ना होने की वजह से दोबारा लोग मायावती को टेस्टिंग कर रहे हैं, ऐसा मैं कहूंगा। उसके पीछे गए थे, उन्होंने अपनी राय बताई कि वे हम दोबारा आपके साथ में जुड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि दूसरा कोई नेता वहां पर उभरने के लिए तैयार नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के बाद में एक ही खाली टिप्पणी करके छोड़ देता हूं। अगर उत्तर प्रदेश के जितने भी मुस्लिम लीडरशिप है, ये अगर इकट्ठा होती है तो ये जो वंचित मास है उनके साथ में जाने के लिए तैयार होगा। ओके, मतलब आपको एक बड़ा कॉम्बिनेशन लगता है मुस्लिम और दलितों का? हाँ, क्योंकि पॉपुलेशन का जो मतलब आई डोंट नो कितना सक्सेस होगा कितना नहीं होगा, लेकिन एज फार एज पॉपुलेशन गोस जी, दोनों की अगर इकट्ठा करे और मिर्जापुर के जो आदिवासी है उनकी अगर हम लोग ये कर ले तो दे बिकम अबाउट 32-34% पॉपुलेशन बनती है, बड़ी पॉपुलेशन बनती है। एक चीज मैं प्रकाश अंबेडकर जी पूछना चाह रहा था, क्या तो आपने कहा कि आपका बड़ा इंटरेक्शन हुआ, जाहिर तौर पे क्योंकि आप अंबेडकर साहब के परिवार के हैं और काशीराम ने अंबेडकर साहब के नाम पे ही राजनीति करी, और आपने बहुत अच्छा कहा कि मायावती क्योंकि उत्तर प्रदेश की थी, काशीराम पंजाब के थे, इसलिए मायावती को ज्यादा स्वीकार किया लोगों ने, काशीराम को धीरे धीरे बोलने लगे। एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है कि मायावती बहन जी जो हैं वो बीजेपी के दबाव में है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बड़ी तारीफ करी, क्या बीजेपी के प्रेशर में है बहन जी? और क्या वो मतलब कहीं ना कहीं उनको भी ईडी और सीबीआई का डर सताता है, ऐसा हुआ इसलिए बहन जी थोड़ा सा बहुत बैकफुट पर है? मायावती और उनके भाई दोनों की जो केसेस है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है। जहां तक हम लोग हाउस में थे
तो एक इंसिडेंट मैं कोट करूंगा। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, ये न्यूक्लियर बिल आया था, जी तो मैंने कांग्रेस वालों से कहा कि बीएसपी वाले आपको वोट नहीं करेंगे इंडिया हाउस। बोले भूल जाइए, वो हमको वोट करेगी। कांग्रेस ने जैसा कहा वैसा हुआ। बीजेपी ने सॉरी बीएसपी बीएसपी ने जो है वो सपोर्ट इन किया। फेवर ऑफ न्यूक्लियर बिल, मतलब कांग्रेस के जी हाँ। वोट करवा दिए। हालांकि उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बीएसपी के साथ, बीजेपी के साथ में थी। जी तो प्रेशराइज कहीं ना कहीं तो भी है। प्रेशर में आप गए। मैं जब बिहार पे आता हूँ, और क्योंकि आप तो सांसद रहे, इतने वर्षों पूरे देश को जानते हैं, अ, बिहार में बात तो दलितों की हो रही है प्रकाश जी। दलितों की बात हो रही है, बाबा साहब की बात हो रही है, हर सेंटेंस में बाबा साहब है, बाबा साहब बाबा साहब, मसीहा मसीहा। लेकिन कोई दलित मुख्यमंत्री की बात नहीं हो रही साहब। जो दलित है वो तो हमको कहीं मुख्यमंत्री के आसपास दिखता नहीं है। बीजेपी भी नहीं, बीजेपी नित्यानंद राय को, अमित शाह चाहते हैं नित्यानंद राय बने। नित्यानंद राय तो आप दलित समाज से आप आते नहीं, आप सम्राट चौधरी दलित समाज से नहीं आते। तो दलित मुख्यमंत्री कब बनेगा बिहार में प्रकाश जी? देखिए, आप मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, मैं ये कहूंगा कि इंडिया आघाड़ी जो है, जी ये अपना दलित नेता बता दे कि ये हमारा दलित नेता है। कांग्रेस, सॉरी, जेडीयू कम से कम चिराग पासवान हमारे पास है करके बता सकते हैं, जी हाँ। लेकिन इंडिया आघाड़ी जो है इनके पास कोई नेता ही नहीं है कि नहीं, लेकिन नेता जो है। राजेश राम है। राहुल गांधी ने कहा कि भाई हमने दलित को कांग्रेस की बागडोर सौंप दी है। ये जो राम जी है, राजेश राम। राजेश राम जी है जो है, वो डायलॉग और जो समझौता की बात हुई, कहीं उनका नाम सुना आपने? मैं बिहार था, मैं 3 बार बिहार अभी होके अच्छा। आया हूँ, जस्ट टू देखने के लिए। उनका नाम तो कहीं अखबारों में भी नहीं था, या जो अक्रॉस द टेबल डिस्कशन हो रहा था उस डिस्कशन में प्रेजेंट है, उसका भी कोई ये नहीं था। तो ये जो सिंबॉलिज्म जो है इनका, कांग्रेस पार्टी का, ये सिंबॉलिज्म वर्क नहीं करेगा। और इसलिए मेरे ख्याल से अगर ये जीते जीते हारे तो जी आश्चर्य मत मानिए। मतलब मतलब माहौल बीजेपी के खिलाफ होने के बावजूद भी, अच्छा, आपको ये लगता है कि अगर बिहार में बीजेपी के खिलाफ माहौल है? बिहार में बीजेपी के खिलाफ माहौल है, लेकिन उस ओके। तरीके का माहौल वो बना नहीं रहे हैं। अपोजिशन। देखिए, अपोजिशन जो है उस तरीके का माहौल नहीं बना रही है। एक मिनट, आपने कहा कि बिहार आप 3 बार गए सर। तीन हाँ, बार आप बिहार गए, आप पुराने नेता भी हैं। आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी के खिलाफ माहौल है, मोदी शाह के खिलाफ माहौल है? आखिर 3 4 कारण तो बताइए कि जिसकी वजह से माहौल खराब है। इनके पास लीडरशिप नहीं है। नीतीश है तो और साहब, नीतीश कुमार लीडर। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार की लीडरशिप जो है वो अभी अति पिछड़ों तक ही सीमित हो चुकी है। वहाँ का जो इंटेलेक्चुअल है वो दो खेमे में बैठा हुआ है। एक जो जिसकी 60-65 साल की उम्र है, वो 1990 का 90 की बात दोहराता है, और जी उसी को मोदी उठा रहे हैं कि जंगल राज चाहिए क्या आपको। दूसरा जो है वो ये कहता है कि नीतीश जो है उम्र हो चुकी है, और जैसे उन्होंने पहले डिलीवर किया वैसे अभी वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो बदलाव होना चाहिए करके एक है। एक और बात है कि तेजस्वी के लिए एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हमको यंगर जनरेशन में दिखाई देता है, लेकिन उसको इनकैश करने के लिए मैंने जैसे कहा कि एक दलित लीडरशिप वहां पर चाहिए, दलित लीडरशिप होनी चाहिए थी। वो ना होने की वजह से ये 18% में से कितने परसेंट अपने पास लेंगे, इस पर मेरे ख्याल से इनका विजय डिपेंडेबल है, ऐसा मैं मानता हूँ। मतलब आपको लग रहा है कि जो दलित हैं वो एन मास, एक मुश्त जो है वो विपक्ष में नहीं जाएंगे, महागठबंधन में नहीं जाएंगे, जिसको इंडिया अलायंस भी कहते हैं हम दिल्ली में। यानी तेजस्वी राहुल गांधी के प्रति जो 100% दलित शिफ्ट होना चाहिए वो नहीं होगा, ऐसा आप मान रहे हैं?
मान रहा हूँ, उसको नहीं है। और राजेश राम के होने के बावजूद, उसके राम जो होने दलित के समाज से बावजूद, आते हैं, क्योंकि राजेश, देखिए बीच पे मैंने जैसे कहा अभी 3-4 बार बिहार गया। पहली बार जब गया था तो वहाँ की जो हॉस्टल्स है, SC ST की जो हॉस्टल्स है, उन विद्यार्थियों का एक बड़ा संगठन है पूरे बिहार में और इंटरलिंक्ड है। उनका जुलूस था और उनके कुछ मांगे थी वहाँ पर। उस मांगों पर उन्होंने पहले कांग्रेस वालों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस वालों ने उनको कोई तवज्जो नहीं दिया और वो अपने आप पे लड़ते रहे और आज भी लड़ रहे हैं। तो ये जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, कॉलेज की जो स्टूडेंट्स है, वो अभी भी मेरे हिसाब से उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि किसके साथ भी जाएंगे। प्रकाश जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति भी आप समझते हैं, संसद में कई बरस रहे, एक बड़ी लेगेसी को भी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, बिहार भी समझते हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार में इस वक्त भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है? क्योंकि कई नाम हैं जो प्रशांत किशोर ने खुलासे किए कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के, उन पर हत्या का आरोप है। एक बीजेपी के जो चीफ हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने एक अल्पसंख्यकों का मेडिकल कॉलेज कब्जा कर रखा है, और पर भी बहुत से उन्होंने खुलासे किए। क्या भ्रष्टाचार एक जड़ है बिहार में जिसकी वजह से बिहार आगे नहीं बढ़ पाया और बीजेपी कुछ नहीं कर पाई, नीतीश कुमार भी? देखिए बिहार इस वक्त जो है, क्योंकि बुद्धगया का जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में कई बार मैं आ चुका हूँ और जी उसके लिए प्रचार और प्रसार बिहार के कई इलाकों में जा चुका हूँ। जी हाँ। बिहार की जनता जो है वो बदलाव चाहती थी। दो व्यक्ति जो है वो उस बदलाव के बाद मेरे ख्याल से साल भर से कर रहे हैं। एक प्रशांत किशोर है जो पहले से मेरे ख्याल से 2-3 साल से इसमें लगे हुए हैं, और दूसरे जो है वहाँ के रिटायर्ड DIG है मेरे ख्याल से, अगर पद सही हो तो, श्रीदीप लांडे करके। तो हिंदी फिल्म जो सिंघम है उसका टाइटल उनको मिल चुका है वहाँ पर बिहार में, और लोगों की आम अपेक्षा थी कि ये दोनों इकट्ठा आए, क्योंकि दोनों का भी चरित्र जो है उस पर कोई आलोचना नहीं है। दोनों को लोगों ने देखा हुआ है और इसलिए अपेक्षा लोगों की थी कि ये दोनों इकट्ठा आए और बदलाव की राजनीति वहाँ पे शुरुआत करें। लेकिन मेरे ख्याल से दोनों इकट्ठा ना होने की वजह से कुछ सीटें तो ये निकाल ले आएंगे वहाँ पर, लेकिन जो पूरा बदलाव अगर हो सकता था वो उसको उस पर अब मेरे ख्याल से रोक आ गई है। बिहार अभी मैं जो देख रहा हूँ वो मिली जुली सरकार होगी, मतलब मिली जुली सरकार इन द सेंस की एक तरफ JDU का गठबंधन और दूसरी तरफ NDA का गठबंधन आप देख रहे हो। मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद एक तीसरा ही समीकरण उसमें मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब आपको बीजेपी दोबारा आ जाए आपको मुश्किल लगता है? हाँ, मुझे मुश्किल लगता है। बड़ी बात क्योंकि ऐसा है कि एक देखिए कि साल भर बिहार में जो बातें मैं सुन रहा हूँ कि बीजेपी अपने आप में सत्ता बनाने की ख्वाहिश रखती है, और ये बात जो है वो अति पिछड़ा जो है कि जिसकी एक शक्ल नीतीश कुमार ने बनाई और नीतीश के साथ में है, वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहे। तो अब ऐसा है कि क्या नीतीश कुमार अपनी पूरी ताकत लगा के वो जो वोटर बीजेपी के पास 101 सीटें हैं, क्या 101 सीटों में अति पिछड़ा वर्ग जो है वो पिछले इलेक्शन की तरह इस इलेक्शन में भी बीजेपी को वोट करेगा? ओके, ये एक बड़ा इशू है, ऐसा मैं मानता हूं वहां पर। ओके। या मतलब आपको लगता है कि जिस तरह से अमित शाह ने पटना में जाकर कहा कि भाई हम किसी भी सूरत में चीफ मिनिस्टर का चेहरा डिक्लेयर नहीं करेंगे, जो कुछ होगा चुनाव के बाद होगा, तब विधायक तय करेंगे, यानी नीतीश कुमार को जिस तरह से अमित शाह चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं घोषित कर रहे, नीतीश कुमार नाराज हैं, हालांकि थोड़ा बीमार भी हैं, आपको लगता है कि नीतीश कुमार का मोह भंग हो गया है, मोदी और शाह से वो नाराज हैं और पाला बदल सकते हैं, लालू के साथ जा सकते हैं अगर नंबर ठीक ठाक हुए उनके पास? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी आपको देखनी होगी।
उसको इग्नोर करके नहीं चल सकते। आपने जैसे कहा कि बाबा साहब ने एक डेफिनेटली फॉरेन पॉलिसी इस देश के लिए बनाने की कोशिश की नेहरू के वक्त के ज़माने में, क्योंकि उन्होंने कहा कि नेहरू जो है वो नॉन अलाइनमेंट की ओर जा रहे थे और मौका आने पे कभी रशिया के साथ में, कभी यूएस के साथ में उनका जो खेल चल रहा था, तो उसको उन्होंने कहा कि भाई ये हॉच पॉच है, आपके डिफिकल्ट टाइम्स में आपको कोई मदद नहीं करेगा एंड चाइना इज योर बिगेस्ट एनिमी। अंबेडकर साहब ने कहा, हाँ, इन दी हाउस कहा था, और ही सेड बी वॉर्न कि विद इन फ्यू ईयर्स, मतलब 75 साल पहले आप कह रहे हैं कि आपके दादा ने कह दिया कि साहब चाइना सबसे बड़ा दुश्मन होगा। मैं आपको साल भी बता रहा हूँ, 1954 ओके राज्यसभा का उनका जो तकरीर है जी, उन्होंने नेहरू को वॉर्न के उनकी तबीयत अच्छी ना होने की वजह बाद भी वो हाउस में गए। हाउस में जाने के बाद उन्होंने क्योंकि चाइना पे ही डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि यू हैव टू बी अवेयर, चाइना विल बी एट योर डोर स्टेप इन कमिंग ईयर्स एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। चाइना कैन नेवर बी योर फ्रेंड्स। ओके, चाइना आपका दोस्त नहीं हो सकता, ये चाइना आपका दोस्त कभी हो नहीं सकता है। और वहीं उन्होंने कहा कि यू बेटर जॉइन हैंड्स विद द अमेरिकन्स, जो डेमोक्रेसी लॉबी है जी। एक तरफ जो है वो डिक्टेटरशिप की लॉबी है और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी की लॉबी है। सिंस यू हैव एक्सेप्टेड डेमोक्रेसी इन द कंट्री, यू शुड जॉइन द डेमोक्रेटिक लॉबीज। लेकिन हम लोग नॉन अलाइन के चक्कर में रहे, कभी रशिया कभी अमेरिका। लेकिन चाइना के साथ में 1962 में जब हम लोग का युद्ध हुआ जी, तो अमेरिका के पास हम लोग मदद मांगने गए और अमेरिका ने अपने को मदद नहीं की। They didn't help us and therefore जी, the war was one-sided, जैसे दिखाई देता है वैसे, क्योंकि we were never prepared for that war. And one should understand कि बाबा साहब जो है वो वाइसरॉय के मिनिस्ट्री में थे and he was part of the army setup also, जी, क्योंकि उन्होंने जो है वो 42 बटालियंस जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जी, डेवलप की, खड़ी की और युद्ध में भी थे। जी, And he was part of the second world war also. जी। अंबेडकर साहब, ये बड़ी बात प्रकाश जी आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई बाबा साहब ने, आपके दादा ने, वो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स दोनों पर बड़ी जबरदस्त ग्रिप रखते थे। विदेश भी गए, गायकवाड़ महाराज ने उनको भेजा और इस बटालियन रेस करी, सब आपने कहा। और वो इसलिए उन्होंने नेहरू से कहा था कि भाई जरा चाइना का ध्यान रखो। नेहरू जी ने नहीं माना। आप कह रहे हैं कि वैसे ही परिस्थितियां अब हैं मोदी के लिए, आप ये कह रहे हैं? देखिए, आज की जो परिस्थिति है, आप कह रहे हैं वैसी परिस्थिति है मोदी के लिए? आज परिस्थिति उससे भयानक है। ओह, यू डोंट हैव अ फ्रेंड। आपकी परिस्थिति आज ऐसी है कि सिंदूर के वक्त आपके साथ में कौन खड़ा रहा। ओके, जिस फ्रांस के साथ में आपने राफेल खरीदी, वो भी आपके साथ में नहीं रहा। रशिया जो है वो आपके साथ में है, लेकिन रशिया फॉर यूक्रेन, यूरोपियन एंड अमेरिकन, चाइना उसको जरूरत है। इसलिए आप मान लीजिए 2-2.5 महीने में, 3 महीने में पाकिस्तान दोबारा अगर अटैक करता है तो डोंट बी सरप्राइज। ये इसी एक ही वजह से हुआ है कि मोदी का ईगो एंड नेशन सिक्योरिटी, ये दोनों क्लैश हो रहा है। मोदी का ईगो और राष्ट्र की सुरक्षा दोनों कंप्रोमाइज हो रहे हैं। प्रकाश जी ने यह भी कहा है कि भाई जो स्थिति है वो नेहरू के टाइम से ज्यादा भयानक है। अंतरराष्ट्रीय जो मामले हैं वो भी मोदी के अगेंस्ट जा रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियों में अगर बिहार की भी जो राजनीति हम वो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कुल मिलाकर मोदी जी के ग्रह अच्छे नहीं चल रही है, वो कहना चाहते हैं। एक चीज प्रकाश जी पूछ सकता हूं? ठीक है, आपने बताया कि भाई चैलेंजेस ही चैलेंजेस मोदी के लिए। अगर मोदी जी बिहार हार गए,
अगर मोदी के हाथ से बिहार निकला तो फिर क्या ये सरकार और कमजोर हो सकती है? क्या नायडू बाबू या कुछ ऐसा कर सकते हैं? सवाल ऐसा है, नायडू ने बीच में किसी के साथ समझो कौन सी नई कंपनी लिया है आंध्रा में? भारत के साथ वैसे कोई भी लड़ना नहीं चाहता है, लेकिन और चाहे वो इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूएस हो, ये सभी जन भारत के साथ में एक दोस्ती का रिश्ता, थोड़ा थोड़ा बड़ेपन की अपेक्षा उनकी है जी। ऐसा मैं मानता, दिस इज माय, ये मेरी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उसकी रीडिंग है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि ईगो, कि मैं भी आपके बराबर हूं, ओके। या अभिमान, मैं आपसे ऊपर हूं, अभिमान, अहंकार, अहंकार। अच्छा, और ये अहंकार किसके लिए है? जो पूछा जा रहा है और यहाँ की मीडिया उस जिसको रिपोर्टिंग नहीं कर रही है, वो ये है कि भैया तुम रशिया का तेल बेच रहे हो, ठीक है, उससे हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये रशिया का तेल बेचने से जो मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो किसको जा रहा है? देश को जा रहा है या रिलायंस को जा रहा है? तो दुनिया यही पूछ रही है कि भैया रिलायंस और अडानी, इन दोनों के लिए आप हमसे क्यों लड़ रहे हो? और प्रकाश उसी जी, के लिए अभी जो है, देश की अगर सिक्योरिटी और देश की सुरक्षिता लेनी है, तो मैं बिहार वासियों को कहूंगा कि मोदी को जो है टाटा बाय बाय करने का वक्त आ चुका है। ओके। देश फंसता जा रहा है तमाम तमाम सिचुएशन में। प्रकाश जी, बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और क्योंकि आप बड़ा बेखौफ हैं, आप जैसी आवाज, ट्रांसपेरेंट व्यक्ति, ट्रांसपेरेंट नेता, बड़ी मुश्किल से, बड़ा बिरला ही कोई इस देश में ऐसा नेता हो जो इतना खुलकर बोलता हो। क्या, बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, आपका मन करे तो जवाब दीजिएगा, क्या ऐसा कभी हुआ मोदी जी ने आपको अप्रोच किया कि भाई इतनी बड़ी विरासत है अम्बेडकर जी की, प्रकाश अम्बेडकर को अपने साथ मिला लो तो खेल हो जाएगा? क्या मोदी जी ने आपको अप्रोच किया, नंबर एक? और मोदी जी अप्रोच करेंगे तो क्या आप मोदी जी के साथ जा सकते हैं? सर, पर्सनल क्वेश्चन। मैं एक दूसरे तरीके से इसके जवाब देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी को मान लीजिए मैं बचपन से ही जानता था, आप कहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो सायन में उनके साथ में जो बीजेपी के जो ट्रेजरर है, या भी पीयूष गोयल है, उनके पिताजी जो है वो जी हाँ जी। सायन में रहते थे, वहां पर आते वेद थे। प्रकाश गोयल। वेद प्रकाश गोयल किया, बराबर आपने कहा। और हम लोग जो है वहां पर खेलने जाते थे, तो वेद क्या प्रकाश खेलते थे गोयल आप? ने वेद प्रकाश गोयल ने उनसे आप एक क्रिकेट शब्द वगैरह कहा खेलते कि थे? हम लोग वहां पर खेलने जाते थे। अच्छा। मतलब हम लोग हिंदू कॉलोनी दादर में रहते थे, तो वहां पर हम लोग खेलने जाते थे उस बचपन में। तो वहीं से आप कहिए कि मैं जानता था। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको मंत्रिमंडल में आना है। तो ओह। मैंने बिना हिचक के, मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ, लेकिन मैंने कहा कंडीशन एक रहेगी, आप जब तक प्राइम मिनिस्टर तब तक मैं मंत्री रहूंगा, आप जिस दिन रिजाइन दे दें आपके साथ में रिजाइन दे दूंगा। तब बोले वो आपकी मर्जी है, लेकिन उनको कभी ग्रीन सिग्नल मिला ही नहीं। और आपके पत्रकार मित्र है जो उसकी गवाही है। ओके। हाँ। मोदी जी ने कभी आपको ऑफर दिया? अब ऐसा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो नहीं कर सके, वो मोदी अप्रोच क्यों करेंगे? एक सवाल चलते चलते, राहुल गांधी जिस तरह से दलितों की बात कर रहे हैं, दलितों के बीच में जा रहे हैं, आपको कुछ राहुल गांधी में लगता है कि भाई ये एक संभावनाएं दिखती हैं, कुछ भविष्य दिखता है? और राहुल मुझे गांधी नहीं को दिख क्या करना चाहिए? मुझे कोई भविष्य नहीं दिखता उनमें। उनके सलाहकार जो है वो उनके है या दूसरों के है, यही मुझे संदेह हमेशा होता है। व्यक्तिगत तौर पे राहुल गांधी। आप व्यक्तिगत और सोशली ऐसे आप डिवाइड नहीं कर सकते। ओके। व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर, आपको पब्लिक फिगर की तरह ही रहना है। आप पर्सनल लाइफ में कितने भी अच्छे हो, जी पब्लिक को तो उसका पता ही नहीं चलता है। आपकी जो पब्लिक लाइफ है वही दिखाई देती है। जी। इसलिए उनके जो सलाहकार उनके हैं क्या, ऐसा मुझे हमेशा संदेह होता है। बड़ी बात प्रकाश अंबेडकर जी ने कही। उन्होंने कहा कि एक बार वाजपेयी जी के यहाँ से ऑफर जरूर आया था, बाद में वाजपेयी पीछे हट गए।
मोदी के बारे में प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं कि मोदी पूरी तरह से घिर चुके, एक टाइम पे जैसे नेहरू गिर गए थे, और वो फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, उसके एक्सपर्ट भी हैं। उन्होंने कहा कि देश जो है कहीं ना कहीं फंसता चला जा रहा है मोदी के अहंकार और विदेश में जो कुछ हो रहा है, भारत की जो सुरक्षा के जो जहां तक कारण है। एक और उन्होंने कह दिया कि अगर 2.5-3 महीने के बाद पाकिस्तान फिर हमले की कोई साजिश रख दे तो आप सरप्राइज मत करिएगा। बिहार में कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, तमाम चीजें हैं, और दलितों को तरजीह देनी चाहिए, कोई जेन्युइन दलित लीडर बिहार में है नहीं। वो एक और बात कहते हैं चलते चलते कि राहुल गांधी हो सकता है पर्सनल लेवल पे ठीक हो, लेकिन उनके सलाहकार ठीक नहीं है, सलाहकार ठीक करने चाहिए। प्रकाश जी, आप जैसा बुद्धिजीवी, आप जैसा इंटेलेक्चुअल, आप जैसा ट्रांसपेरेंट व्यक्ति, आप जैसी लिगेसी बाबा भीमराव अंबेडकर की, इतनी बड़ी शख्सियत इतनी सहजता से बात करते हैं, और मुझे लगा नहीं कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत से बात कर रहा हूँ, एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी से मैं बात कर रहा हूँ। आपकी सहजता, आपने जिस तरह से मुझे कंफर्ट दिया और जिस तरह से चीजें रखी, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में हमारे ऑडियंस के लिए फिर से आते रहेंगे, नई रोशनी डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।